हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य की इस क्लास में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं आदिकालीन रचनाओं को। आदिकालीन रचनाओं के अंतर्गत जो रचनाएं आती हैं उनमें से कौन सी रचनाएं अपभ्रंश प्रभावित मानी जाती हैं और कौन सी रचनाएं अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचनाओं की श्रेणी में रखी जाती हैं, वही आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य के किसी भी एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है कि कौन सी रचना इनमें से अपभ्रंश प्रभावित नहीं है या कौन सी रचना अपभ्रंश प्रभावित है। तो उसी कंफ्यूजन को आज हम दूर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए हम जानते हैं और इसके साथ साथ माइंड में ये भी बिठा लेते हैं कि किस प्रकार की और कौन सी रचनाएं अपभ्रंश से प्रभावित हैं और कौन सी रचनाएं अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आदिकालीन हिंदी साहित्य की उपलब्ध सामग्री के दो रूप हैं। कौन कौन से? प्रथम वर्ग में वे रचनाएं आती हैं जिनकी भाषा तो हिंदी है, परंतु यह अपभ्रंश के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं है। इन पर अपभ्रंश का प्रभाव है और यह अपभ्रंश के प्रभाव से पूरी तरह से मुक्त नहीं है। आप जानते ही होंगे, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, उसके बाद हिंदी आती है। तो जो संधिकालीन अपभ्रंश संधिकालीन भाषा कही गई है, तो इससे मुक्त होते होते हिंदी को थोड़ा समय लगा। तो जो प्रारंभ की रचनाएं हैं उन पर अपभ्रंश का प्रभाव दिखाई देता है। द्वितीय प्रकार की वे रचनाएं हैं जिनको अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं कहा जा सकता है। तो आइए पहले देखते हैं अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं जिन पर अपभ्रंश का प्रभाव परिलक्षित होता है। अपभ्रंश का प्रभाव हमें उन रचनाओं पर मिल जाता है। आचार्य शुक्ल ने भी अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को दो भागों में ही बांटा है। एक में उन्होंने अपभ्रंश की रचनाओं को रखा है और दूसरे में उन्होंने देश भाषा की रचनाओं को रखा है। तो यहाँ प्रारंभिक जो रचनाएं थीं, जिनको पूरी तरह हिंदी भी नहीं कहा जा सकता है और न पूरी तरह इनको अपभ्रंश की रचनाएं कहा जा सकता है, तो वे रचनाएं कौन सी हैं, आइए देखते हैं। वे रचनाएं हैं, सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य है। अपभ्रंश से प्रभावित रचनाओं में पूरा सिद्ध साहित्य आता है। सिद्ध साहित्य की जितनी भी रचनाएं प्राप्त होती हैं उन पर अपभ्रंश का प्रभाव है। तो पूरा सिद्ध साहित्य अपभ्रंश प्रभावित रचनाओं में आता है। नाथ साहित्य देखते हैं पहले। सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य, इसको अच्छे से समझ लीजिए। सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य दोनों का जो साहित्य है, दोनों की जो रचनाएं हैं, वो अपभ्रंश से प्रभावित हैं। उसके बाद आता है श्रावकाचार, जिसको डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। ये भी अपभ्रंश प्रभावित रचना है। उसके बाद राउल बेल, रूड़ा कवि की रचना राउल बेल, जिसको एक चंपू काव्य कहा गया है, ये गद्य पद मिश्रित है। ये भी प्रारंभिक रचना है और ये भी अपभ्रंश प्रभावित रचनाओं में आती है। इसके बाद आते हैं उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है। दामोदर कवि की ये रचना है। ये भी अपभ्रंश प्रभावित रचनाओं में आती है। उसके बाद भरतेश्वर बाहुबली रास भी अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना मानी जाती है और ये रचना कई बार ऑप्शंस में दी रहती है और पूछा जाता है कि निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना अपभ्रंश प्रभावित है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, जिसमें भरतेश्वर बाहुबली रास दी होती है और अन्य रचनाएं अपभ्रंश प्रभावित नहीं होती हैं। और क्वेश्चन होता है कि निम्न में से अपभ्रंश प्रभावित रचना कौन सी है। या इस तरह से भी प्रश्न आता है कि अपभ्रंश प्रभावित रचनाओं में एक अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना रखी होती है और पूछा जाता है कि कौन सी रचना अपभ्रंश प्रभावित नहीं है। भरतेश्वर बाहुबली रास ये भी अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना है और इसको डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने प्रथम रचना माना है। 1184 ईस्वी इसका समय उन्होंने माना है। इसके बाद है हम्मीर रासो। हम्मीर रासो भी अपभ्रंश प्रभावित रचनाओं में आती है और ये ग्रंथ अभी तक प्राप्त नहीं है। आचार्य शुक्ल ने इस ग्रंथ की कल्पना की है। प्राकृत पैंगलम जो ग्रंथ है उसमें इसके 8 छंद प्राप्त होते हैं, उसी के आधार पर इसकी कल्पना आचार्य शुक्ल ने की है। तो ये ग्रंथ भी अपभ्रंश प्रभावित ही है।
इसके बाद आता है वर्ण रत्नाकर, जो कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है और ये मैथिली गद्य की रचना है। इस रचना में 84 सिद्धों के नाम वर्णित हैं। जितनी भी प्रारंभिक रचनाएं हैं वो किसी भी रूप में हो, उन पर अपभ्रंश का प्रभाव है। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि जितनी प्रारंभिक रचनाएं हैं सभी अपभ्रंश प्रभावित हैं। जैसे सिद्ध और नाथ साहित्य है, ये एकदम प्रारंभिक साहित्य है, तो ये अपभ्रंश प्रभावित रचनाओं में आता है। श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना गया है, तो ये भी अपभ्रंश प्रभावित रचनाओं में है। राउल बेल ये शिलांकित कृति है और प्रथम चंपू काव्य माना जाता है, तो ये भी अपभ्रंश प्रभावित रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये एक व्याकरण ग्रंथ है, एक तरह से माना जाए तो हिंदी का प्रथम व्याकरण माना जा सकता है, तो ये भी अपभ्रंश प्रभावित रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास को प्रथम रचना गणपति चंद्रगुप्त ने माना है, तो ये भी अपभ्रंश प्रभावित है। हम्मीर रासो ये भी अपभ्रंश प्रभावित है और वर्ण रत्नाकर भी। यहाँ पर ये मैथिली गद्य का है, तो इसको प्रथम गद्य ग्रंथ मान सकते हैं। इस तरह से अगर देखें तो इतनी रचनाएं अपभ्रंश से प्रभावित रचनाओं में आती हैं। जो रास साहित्य है, जैन रास साहित्य, उसकी सिर्फ एक रचना अपभ्रंश प्रभावित मानी जाती है, जो कि है भरतेश्वर बाहुबली रास। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। और जो रासो ग्रंथ है, जितने भी रासो ग्रंथ हैं, उसमें से सिर्फ एक रचना हम्मीर रासो ही अपभ्रंश प्रभावित रचनाओं में आती है। सिद्ध साहित्य, श्रावकाचार, नाथ साहित्य, राउल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, भरतेश्वर बाहुबली रास, हम्मीर रासो, वर्ण रत्नाकर, ये 8 रचनाएं अपभ्रंश प्रभावित रचनाओं में आती हैं। अब आइए देखते हैं अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी रचनाएं। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचनाओं में 13 रचनाएं आती हैं। अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचनाओं में यदि देखें तो रासो ग्रंथों की खुमार रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, ये रचनाएं अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचनाएं हैं। वहीं जो लौकिक काव्य है उसमें ढोला मारूरा दूहा अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त है। वसंत विलास अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त है। और जो जैन रास काव्य हैं उसमें भरतेश्वर बाहुबली रास आपने देख ही लिया है, ये अपभ्रंश से प्रभावित रचना है। और इसके अतिरिक्त जो है चंदनवाला रास, स्थूलभद्र रास, रेवंतगिरी रास, नेमिनाथ रास, ये इतने जो रास ग्रंथ हैं, जैन रास साहित्य के ग्रंथ हैं, वो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हैं। खुसरो की पहेलियों पर भी अपभ्रंश का प्रभाव नहीं है। इसके बाद बचे हैं 2 ग्रंथ, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका। ये दोनों ग्रंथ भी अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हैं, ऐसा कहा जाता है, परंतु ये दोनों ग्रंथ भी अप्राप्य हैं, अभी तक प्राप्त नहीं हैं। तो इन ग्रंथों को आप देख लीजिए, ये ग्रंथ अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त माने जाते हैं। खुमार रासो, ढोला मारूरा दूहा, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, चंदन बाला रास, स्थूलीभद्र रास, रेवंतगिरी रास, नेमिनाथ रास, बसंत विलास, खुसरो की पहेलियां। अब आपके माइंड में थोड़ा सा सेट हो गया होगा कि जैन रास साहित्य में भरतेश्वर बाहुबली रास, रासो साहित्य में हम्मीर रासो, और इसके अतिरिक्त जो प्रारंभिक रचनाएं हैं सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, राउल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, श्रावकाचार, ये अपभ्रंश से प्रभावित हैं, जबकि ये रचनाएं अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हैं। अब प्रामाणिकता की जहां तक बात है, उपयुक्त रचनाओं में निम्नांकित रचनाओं की प्रामाणिकता संदिग्ध रही है। कौन कौन सी रचनाओं की प्रामाणिकता संदिग्ध है? हम्मीर रासो की, खुमार रासो की, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो। रासो ग्रंथ जितने भी रहे हैं उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध रही है। इनमें से हम्मीर रासो उपलब्ध नहीं हो सका है, केवल प्राकृत पैंगलम में प्राप्त 8 छंदों के आधार पर ही उसकी कल्पना चली आ रही है। तो ये थी अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त व अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा और आगे से आपका इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। एक
वीडियो हम लेके आएंगे रास साहित्य के ऊपर। रास साहित्य के कुछ ऐसे ग्रंथ हैं, मुख्य रूप से नेमिनाथ रास से संबंधित, नेमिनाथ नाम से संबंधित कई ग्रंथ लिखे गए हैं जिनमें कि बहुत अधिक कन्फ्यूज़न होता है। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।